जब भी इंट्रोडक्शन लिख रहे हो ना, फर्स्ट यूनिट के लिए बोल दे रही हूँ, पूरे फर्स्ट यूनिट के लिए ये इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कंसेप्ट सेम रहेगा। अच्छे से सुन लो। वंस अगेन आई रिपीट दैट इंट्रोडक्शन ऑफ लर्निंग फॉर फर्स्ट यूनिट इज सेम फॉर ऑल क्वेश्चन के लिए सेम रहेगा। हमेशा देखना क्वेश्चन में लिखा गया, अगर लर्निंग वर्ड आ रहा है तो इंट्रोडक्शन लर्निंग का दे देना। तो यहाँ पे लर्निंग क्या है हम उसको डिस्क्राइब करेंगे, 2 to 3 लाइन 4 लाइन्स में आप कर सकते हो। डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे आज भर के दिया है, मतलब ये डेफिनेशंस क्यों दे रही हूँ, मैम बोलोगे कि मैम बेकार में इतना ज़्यादा दे रही हो, नहीं, आप लोग सीटेट के लिए भी प्रिपेयर होना चाहते हो ना, तो मैंने सीटेट के अकॉर्डिंग भी दे दिया है, और मेरा हैंड रिटन भी दे दूँगी, हैंड रिटन शॉर्टकट है वो भी दे दूँगी, ठीक है। तो ये डेफिनेशंस देखो 1 2 3 4 बहुत सारा मैंने डेफिनेशंस यहाँ पे आपको दे दिया है। तो उनमें से जो छोटा छोटा डेफिनेशन है उसको आप यूज़ कर सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद लर्निंग का मीनिंग एंड कंसेप्ट, ठीक है। लर्निंग वर्ड कहीं से भी हमें लिया नहीं गया है, लैटिन ग्रीक हमें कुछ नहीं लिखना है, हमें मीनिंग एंड कंसेप्ट लिखना है। वो भी मैंने यहाँ पे बहुत पॉइंट्स दिए हैं, क्योंकि इसके बेसिस पे सीटेट में एमसीक्यूज रहेंगे, ओटेट सीटेट में हेल्पफुल होगा। तो इसमें से 7 to 8 पॉइंट्स आपको रिमेंबर करना है, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग है, वही 7 to 8 पॉइंट्स आपको रिमेंबर यहाँ पे फिर से करना है, और उसको जो पॉइंट्स आप रिमेंबर कर रहे हो उसको एक्सप्लेन थोड़ा थोड़ा करना है विद एग्जाम्पल। तो ये वहाँ तक का पॉइंट पूरा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, कंसेप्ट, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये 5 के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने की चांसेस है, तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर दे दिया है, ठीक। अच्छा मैं ऑडिबल हूँ प्रॉपर? बारिश हो रहा है इसलिए पूछ रहा हूँ, ऑडिबल हूँ? Yes, ma'am. Yes. चलो, so we all know that the human brain is immensely complex. इतना immensely अगर वर्ड नहीं आ रहा है तो सिंपल लिखना, human brain is very complex and still somewhat of a mystery. मतलब इवन आपके दिमाग में अभी क्या चल रहा है, मेरा बात सुन रहे हो आप, बट आपके दिमाग में क्या चल रहा है आप नहीं जानते, कौन सा लर्निंग प्रोसेस अभी कंटिन्यू हो रहा है, यू डोंट नो। तो ये जो आप कर रहे हो ना अभी, मेरे पॉइंट्स को आप सुन रहे हो, ठीक है, लिसन कर रहे हो, अच्छा अटेंटिवली कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड अटेंशन, ठीक है। आपके सेंस ऑर्गन वर्क कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड सेंसेशन, उसको हम रिसीव कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड परसेप्शन, और उसके लिए आप पूरा कंबाइन करके जो न्यू आइडियाज गेन कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड कंसेप्ट फॉर्मेशन। ये 4 स्टेप में लर्निंग होता है। तो ये कौन से टाइम पे होगा, कितने टाइम पे होगा, या इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, ये इसकी वजह से इसे बोला गया कि ह्यूमन ब्रेन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है एंड मिस्ट्री है, समवट उसका जो भी पॉइंट है वो मिस्ट्री है। इट फॉलोज दैन दैट लर्निंग, ये इसके बाद क्या फॉलो करता है, लर्निंग को फॉलो करता है। तो लर्निंग क्या है, इट इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ब्रेन एंड इज अंडरस्टूड इन मेनी डिफरेंट वेज। इसको समझने के लिए बहुत तरीके हैं जिसको हम डेफिनेशन के बेसिस समझेंगे। हियर आर 10 ways दैट लर्निंग कैन बी डिस्क्राइब, तो हम उसको इस पॉइंट पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप कुछ कुछ पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हो। डेफिनेशन को मैंने कोई पर्सन्स के नाम के अकॉर्डिंग कम दिया हुआ है। देखो जैसे बहुत ही सिंपल भी लाइन दिया हुआ है, ये देखना, ये वाला पॉइंट देखना बहुत छोटा है। फ्रॉम द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, तो कंडीशंस ऑफ लर्निंग किसने डिस्कवर किया है, रॉबर्ट गैगने ने डिस्कवर किया है कंडीशंस ऑफ लर्निंग। तो हम लर्निंग को कैसे समझें या लर्निंग के थ्रू ब्रेन को कैसे समझें ना, बाय द प्रोसेस और कंडीशंस ऑफ लर्निंग दैट इज बाय रॉबर्ट गैगने। तो और क्या है पॉइंट ना, लर्निंग क्या है, ये चेंज इन ह्यूमन डिस्पोजिशन। अरे चेंज इन ह्यूमन डिस्पोजिशन मतलब आपके कैपेबिलिटी में चेंज होगा, आपके लाइफस्टाइल में चेंज होगा, आपके सोचने के थिंकिंग में, आपके जो एबिलिटीज़ में कुछ चेंजेस आएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका हाइट इंक्रीज हो गया, आप मोटे हो गए, तो दैट इज कॉल्ड लर्निंग। लर्निंग इट इज़ वन काइंड ऑफ डेवलपमेंट, लर्निंग इज अ डेवलपमेंट, इट इज़ अ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट ऑल्सो, प्रोसेस एज वेल एज प्रोडक्ट। दैट मीन्स व्हेन वी लर्न समथिंग, मतलब हमें ना प्रैक्टिस करना पड़ता है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट। तो ये चेंज इन ह्यूमन डिस्पोजिशन और कैपेबिलिटी दैट परसिस्ट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं ओवर ए पीरियड, जितना जल्दी हमें सीखना है उतना ज़्यादा हमें उसके साथ काम करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या होगा, आपके अंदर चेंजेस आएंगे कैपेबिलिटीज़ में, एंड इज़ नॉट सिंपली एस्क्राइबेबल टू प्रोसेसेस ऑफ ग्रोथ। ये सिंपली एक ग्रोथ नहीं है, ये डेवलपमेंट का पार्ट है, याद रखना, लर्निंग इज अ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जैसा नेवर एंडिंग प्रोसेस है, लर्निंग इज ऑल्सो ए नेवर एंडिंग प्रोसेस, ठीक है। लर्निंग इज द रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन ए पर्सन्स नॉलेज और बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस। देखो ये पॉइंट याद रखना,
सीटेट में एक ना एक जगह पे तो मिलेगा, कोई भी सेट में क्वेश्चन जरूर आएगा। ये रिलेटिवली परमानेंट चेंज है, जैसे हम बोलते हैं ना हमारे बॉडी का मूवमेंट हो गया, तो वो भी एक रिलेटिवली चेंज ही है ना, एक जगह पे थे दूसरे जगह पे चले गए, डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, तो वैसे ही रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन ए पर्सन्स नॉलेज। सपोज कल तक इसके ऊपर आइडिया आपको 0 था, आज जैसे ही आपने 1 टाइम पे रीड कर दिया आपके पास आइडिया 30% आ गया, अभी आप बैक टू 0 नहीं हो सकते, ठीक है। सो ये रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन ए पर्सन्स नॉलेज है। और बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस, दिस डेफिनेशन हैज 3 कंपोनेंट्स। इस डेफिनेशन का मतलब है, देखो रिलेटिवली परमानेंट चेंज अगर करना ही है, क्या विद इन 0 सेकेंड ये पॉसिबल होगा? नो। सो ये पॉसिबल होगा ड्यूरेशन से। तो ड्यूरेशन ऑफ द चेंज इज लॉन्ग टर्म रेदर देन शॉर्ट टर्म। अगर कोई चीज़ ना आपके हैबिट में आना है एंड वो लॉन्गर पीरियड के लिए अगर नहीं रहेगा तो आपके हैबिट में वो कंटिन्यू नहीं होता है। तो शॉर्टर ड्यूरेशन में अगर हो रहा है तो वो चेंज नहीं होगा, लॉन्गर टर्म में ही हमें काउंट करना है। नेक्स्ट, द लोकस ऑफ द चेंज, मतलब कौन सी जगह पे होगा, कौन से सेंटर पे आपके चेंज होंगे, कंटेन में चेंज होगा, स्ट्रक्चर में चेंज होगा, कहाँ पे होगा, मेमोरी में होगा, कहाँ पे होगा। नेक्स्ट, द कॉज ऑफ द चेंज, क्यों चेंजेस आ रहे हैं वो भी जानना चाहिए। मतलब एक लर्नर एक्सपीरियंस गेन कर रहा है तो वो एक्सपीरियंस किसके बेसिस पे आ रहा है, जस्ट लाइक वो एक्सपीरियंस आपने कहीं पे काम किया है तो एक्सपीरियंस लर्निंग कर लिया, या फिर आपके एनवायरनमेंट से आपने लर्न कर लिया। आप बोलोगे मैम इसमें मोटिवेशन भी आएगा, यस समहाउ कभी कभी ना हम डीमोटिवेट भी होते हैं, फैटिक हो जाते हैं। मतलब बहुत लोग होते हैं ना काम करते रहते एंड आफ्टर सम टाइम वो बोलेंगे अरे नहीं करना है, सो दैट इज़ अ फैटिक बिहेवियर, ठीक है। अगर उसी चीज़ को वो कंटिन्यू और कर लेते मे बी रिवार्ड्स उसको पॉजिटिव वे में मिलता। कभी कभी ड्रग्स, फिजिकल कंडीशन, साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन, ये सब भी नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं आपके लर्निंग में, एक्सपीरियंस में। और क्या है, फ्रॉम लर्निंग इन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशनल रिसर्च रिचर्ड ई मेयर, ये आपको नहीं चाहिए। ये बोल रहा है कि आपके अंदर चेंजेस आ सकते हैं फ्रॉम लर्निंग, कहाँ से लिया गया, एनसाइक्लोपीडिया से ऑफ एजुकेशनल रिसर्च रिचर्ड ई मेयर ने दिया था। तो ये सब नहीं चाहिए, जहाँ पे आपको इजी ना लगे उसको आप स्किप करके, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप कोई भी 2-3 पॉइंट्स याद कर सकते हो, ठीक है। और हम लोग इजी वाले में चले जाते हैं, आपको इजी रहेगा, ये वाला करो, ये वाला आता है एग्जाम में। एक्वायरिंग नॉलेज एंड स्किल, एक्वायरिंग मतलब हम सीख रहे हैं, एक्वायर करेंगे, उसको लेंगे अपने अंदर, एंड स्किल्स एंड हैविंग दैम रेडिली अवेलेबल फ्रॉम मेमोरी, एंड उसको हम मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं। सो यू कैन मेक सेंस ऑफ फ्यूचर प्रॉब्लम्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, कौन सा फ्यूचर प्रॉब्लम्स है एंड कौन सा अपॉर्चुनिटीज़ है ये आप जान सकेंगे एंड उस पर वर्क कर सकेंगे आपके फ्यूचर में। जस्ट लाइक आप इंटरव्यूज़ देखते हो किसी का, अगर सपोज आप यूपीएससी का प्रिपेयर कर रहे हो या आईएसओएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ऑब्वियस है आपको प्रिपरेशन सिर्फ एक लेवल में नहीं करना है, 3-4 लेवल में करना पड़ता है। जैसे किसी का इंटरव्यू सुनना, बुक्स पढ़ना, कुछ एक्सपेरिमेंट देखना, सब कुछ जानना पड़ता है एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, तो वो भी एक टाइप के लर्निंग ही है, ठीक है। और नहीं चाहिए हमें, ये वाला 11 नंबर पॉइंट कर सकते हैं आप, ये प्रोसेस दैट लीड्स टू चेंज, ये एक लर्निंग एक प्रोसेस है जो आपके अंदर चेंजेस लेके आता है, which occurs as a result of experience, जैसे जैसे आप प्रोसेस को आगे लेके जाओगे आपके एक्सपीरियंस में वो आ जाएगा, एंड इंक्रीजेस द पोटेंशियल ऑफ इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस, वो आपके परफॉर्मेंस को, आपका जो एनर्जी है, पोटेंशियलिटीज़ हैं, उसको वो बढ़ा देता है परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, एंड फ्यूचर लर्निंग को भी आगे लेके जाता है। सो इतना इनफ है, और भी आपके लिए डेफिनेशंस हैं और नहीं चाहिए, आप उतना तक कर सकते हो, उतना इनफ है। अभी देखो लर्निंग का मीनिंग एंड कंसेप्ट हम करेंगे, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ना क्वेश्चन में आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कंसेप्ट ऑफ लर्निंग, तो कंसेप्ट ऑफ लर्निंग के लिए हम सेपरेट पॉइंट्स नहीं मिलते हैं, सो मीनिंग एंड कंसेप्ट को लेके एट ए टाइम हम लोग ये नोट्स बनाएंगे, ठीक है। लर्निंग इज द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एक्वायर्स नॉलेज, एटीट्यूड्स, skills that are necessary to meet the demands of life. Suppose आपका डिमांड ऑफ लाइफ है, you wanted to be a teacher, आपको एक टीचर बनना है, you want something, तो उस समथिंग के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, उस वर्क को कंटिन्यू हम करें तो हमारे पास एक्सपीरियंस आएगा, तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, नॉलेज, हमें उसके लिए एटीट्यूड एंड स्किल चाहिए। तो लर्निंग इज द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एक्वायर्स नॉलेज, एटीट्यूड्स, स्किल दैट आर नेसेसरी टू मीट द डिमांड ऑफ लाइफ की डिमांड को फुलफिल करने के लिए। फाइल कैचिंग ए बर्निंग कैंडल, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। फाइल कैचिंग ए बर्निंग कैंडल, ये चाइल्ड गेट्स बर्न्ड एंड ही विड्रॉज द फिंगर, देखो एक कैंडल जल रहा है, गर्म है, तो हम लोग क्या करते हैं, फटाफट बच्चा वहाँ पे पकड़ने वाला था उस लाइट को, टिम टिम कर रहा है,
वो हाथ निकाल देता है क्योंकि उसको क्या हुआ, उसका हाथ जल गया। तो उसको एक एक्सपीरियंस मिला कि ऐसे लाइट्स जहाँ पे भी जलते हैं उसमें हाथ डालोगे तो आपका हाथ जल जाएगा। ये भी एक लर्निंग है। When he faces a similar situation, अगेन देखो वही बच्चा वैसे टाइप के सिचुएशन में फिर से आ जाता है तो वो क्या करेगा, क्या वो हाथ देगा? नहीं, क्योंकि उसके मेमोरी में ऑलरेडी स्टोर हो गया कि ऐसे सिचुएशन पहले भी आया था और मेरा हाथ जल गया था, तो वो नेक्स्ट टाइम और नहीं देगा। Gradually, he learns to avoid not only the burning candle but also other burning things. तो वो धीरे धीरे और भी क्या सीखा कि सिर्फ कैंडल से ही हाथ नहीं जलते और भी बर्निंग थिंग से हाथ जल सकते हैं, तो हमें नहीं छूना चाहिए। तो बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इज दस चेंज्ड थ्रू एक्सपीरियंस, इसलिए बोला गया लर्निंग एक प्रोसेस है एंड एक्सपीरियंस के थ्रू हम एक्वायर करते हैं थिंग्स को, नॉलेज को, एटीट्यूड को, स्किल को। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर किया गया आपको। लर्निंग कैन रिजल्ट फ्रॉम बोथ विकारियस एंड डायरेक्ट एक्सपीरियंस, मतलब आप ये ऐसा कर सकते हैं इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट रिसोर्सेज से लर्निंग आप ले सकते हैं। ठीक है, विकारियस ना लिख के आप इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस से लर्निंग लिख सकते हैं। अभी विकारियस का मीन्स होता है ऑब्जर्विंग समवन एंड लर्निंग फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, वर्ड्स बहुत डिफाइन कर रही हूँ, ये सारे नोट्स प्लीज रखिएगा, सीटेड, ओटेड, ओस्टेड, केवीएस, सबके लिए, सारे एग्जाम्स के लिए, जब तक आपको जॉब ना मिले। ठीक है, तो विकारियस का मीन्स है ऑब्जर्वेशन लर्निंग। ऑब्जर्वेशन लर्निंग मतलब आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है उस काम में, बट आप कोई और पर्सन वो काम कर रहा है एंड आप वहाँ पे इन्वॉल्व है, वहाँ से सीख रहे हो। ठीक है, सो नॉट बीइंग डायरेक्टली इन्वॉल्व। ठीक है, सो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल ए चाइल्ड लर्न्स हाउ टू क्लैप हैंड्स बाय सीइंग समवन एल्स टू डू इट। तो वो एक पर्सन को देखता है, वो क्लैपिंग कर रहा है, तो उस क्लैप से वो समझ जाता है कि इस मोमेंट पे कभी अगर कुछ हैप्पी वाला मोमेंट होता है तो हमें क्लैप करना चाहिए। ठीक है, तो लर्निंग ऑल्सो टेक्स प्लेस थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस। तो बच्चा खुद से भी सीख सकता है, जैसे आपने राइटिंग खुद से सीखा है, लिखते हुए खुद से भी राइटिंग कर सकते हो। अगर मुझे राइटिंग, अपना हैंड राइटिंग अच्छा करना है, खुद ही लिखना पड़ेगा, कोई मेरे लिए लिख नहीं सकता। ठीक है, ये चाइल्ड नॉर्मली लर्न्स फ्रॉम हिज पेरेंट्स, टीचर एंड एनवायरमेंट। बच्चा कहाँ से सीखता है? अपने पेरेंट्स से सीखता है, अपने एनवायरमेंट से सीखता है, या फिर अपने सराउंडिंग से सीखता है। अच्छा, ओके, 1 सेकेंड, ये 2 हाफ्स में हमारा कंटिन्यू हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, लर्निंग इज ए की प्रोसेस इन ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर को अगर मॉडिफाई करना है, ह्यूमन को अगर चेंज करना है, इवन ना हम जो लिविंग कर रहे हैं, हमें जो खाना चाहिए, हम क्या खाए क्या नहीं खाए, कैसे कपड़े पहने, ये सब ही लर्निंग है। आप क्या फील करते हो, उस फील को कब एक्सप्रेस करना है, कब उसको नहीं करना है, सारा चीज़, आपके स्किल्स, हैबिट, थॉट्स, सेंटिमेंट्स, सब कुछ, ये आपका लर्निंग है, डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग है। ठीक है, कैसे लर्निंग है? एनवायरमेंट के साथ लिंक्ड होते होते आपकी ये लर्निंग्स डेवलप होते हैं। तो द इंडिविजुअल इज कॉन्स्टेंटली इंटरैक्टिंग विथ एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरमेंट। As stated above, the skills, knowledge, habits, attitudes, interests and other personality characteristics are all the results of law. ये एक लॉ ऑफ बिहेवियर है। जैसे आप जितना इन्वायरमेंट में खुद को मिक्सअप करोगे उसके साथ, या फिर इन्वायरमेंट में जितने लोग हैं उसके साथ कनेक्ट होते जाएंगे, उतना ही आपका लर्निंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिहेवियर का हो जाएगा। डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज, स्किल्स, हैबिट्स, सब कुछ आप सीखना स्टार्ट करेंगे, मतलब आपका पर्सनालिटी बिल्ड होना यहाँ पे स्टार्ट करेगा। Learning is defined as any relatively common and change in behavior that occurs as a result of practice and experience. ये पहले भी मैंने आपको बोल दिया है कि ये relatively permanent change in behavior है। आपके behavior में change आता है, कैसे आएगा? प्रैक्टिस से, एक्सपीरियंस से आएगा। सो ये हो सकता है कि लर्निंग आपके बिहेवियर को चेंज कर रहा है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। मे बी आपका बिहेवियर बहुत पॉजिटिव हो जाए, मे बी आपका बिहेवियर बहुत ही नेगेटिव हो जाए। It is a change that takes place through the practice and experience, but changes due to growth and maturation are not learning. देखो, changes आपके बॉडी में बोलोगे हाइट बढ़ गया, ग्रोथ बढ़ गया, ये लर्निंग नहीं है। आप सीख रहे हो दौड़ना, चलना, लिखना, पढ़ना, ये लर्निंग है। आपका हाइट, ग्रोथ या आपका ब्यूटी बढ़ गया, ये सब नहीं है। आपके हेयर्स ग्रो कर गए, ये लर्निंग नहीं है। ठीक है, कोई एक्सपीरियंस अगर आपके बॉडी के अंदर आता है, आपके माइंड में स्टोर होता है, कुछ मेमोरी स्टोर होते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है, तभी वो लर्निंग कहलाएगा। सो इसके आपके अकॉर्डिंग क्या हो गया कि दिस चेंज इन बिहेवियर मस्ट बी रिलेटिवली, हम बोल सकते हैं कंटिन्यूस रहेगा। ठीक है, अभी देखो कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग क्या बोलता है? एन इंडिविजुअल स्टार्ट्स लर्निंग एज सुन एज ही इज बर्न, ही और सी इज बर्न। ठीक है, जैसे उसका जन्म हो जाता है, बर्थ हो गया उसका, तो वो लर्निंग करना स्टार्ट करेगा। जैसे कंटिन्यू उसका जैसे डेवलपमेंट चलता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वैसे ही लर्निंग भी प्रोसीड करेगा।
ही कंटिन्यूज लर्निंग थ्रू आउट हिज लाइफ जस्ट लाइक ऊम टू टूम, ये कंटिन्यू रहेगा. लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज, एटीट्यूड्स एंड स्किल. लर्निंग क्या बोलता है, ये एक्वायर कर रहा है. क्या एक्वायर कर रहा है, हैबिट्स, नॉलेज और एटीट्यूड, स्किल्स, ये सब एक्वायर करने में हेल्प करता है. It involves new ways of doing things and attempts to adjust to new situations. Suppose for the first time when you move to any place, you learn how to stay there or how to eat something new, और कैसे आप दोस्तों मतलब दोस्तों के साथ रहते हो या दोस्त बनाते हो, सब कुछ आपने न्यू सीखा. तो ये सब भी आपका क्या है, न्यू सिचुएशंस के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट है. ये एडजस्टमेंट भी वन काइंड ऑफ लर्निंग है. इट शोज प्रोग्रेसिव चेंज इन बिहेवियर. आपके अंदर चेंज एक सडन पॉइंट पे नहीं आएगा, ये प्रोग्रेसिव चेंज है, धीरे धीरे आता है, एवरी डे के बेसिस पे थोड़ा थोड़ा होता है, वो पता नहीं चलता. ठीक है, जब आप एक सिचुएशन से मीट करते हैं ना, न्यू सिचुएशन से, एंड वर्क करते हैं उसके साथ, तो आपका धीरे धीरे चेंजेस आना स्टार्ट करता है. इट इज़ एन एफर्ट टू एडप्ट हिज बिहेवियर इफेक्टिवली टू डिमांड्स मेड अपॉन हिम. देखो, आपका जो डिमांड है, जैसे आपको कुछ लर्निंग करना है या फिर आपको पीएचडी करना है, आपको एक टीचिंग जॉब में जाना है, तो ऑब्वियस है उसके अकॉर्डिंग जो भी नीड्स है, आप उस नीड्स को फुलफिल करना स्टार्ट करेंगे. उस नीड्स को फुलफिल करते हुए आपने बहुत सारे एक्सपीरियंस गेन किया, लर्निंग गेन किया, तो वही चीज़ आप यहाँ पर बोल रहे हो कि लर्निंग एक एफर्ट है. हम नहीं बोल सकते कि बिना एफर्ट्स के कोई काम होगा, तो एफर्ट है, एफर्ट लगाओगे तभी आपके बिहेवियर मॉडिफाइड होंगे. इट दस enables him to satisfy interest or to attain goals. देखो, आप कब कोई चीज़ों को सीखते हो, जब आपका इंटरेस्ट होता है या फिर कोई आप गोल अचीव करना चाहते हो, तभी. लर्निंग इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग अबाउट मोर और लेस परमानेंट चेंज इन द लर्नर्स बिहेवियर. देखो, आपके अंदर लर्निंग एक्सपीरियंस के थ्रू आता है, और ये एक्सपीरियंस आपके अंदर जो चेंजेस लेके आता है वो परमानेंट चेंज हो सकता है, बट कम या ज़्यादा. दिस चेंज में रेंज फ्रॉम द एक्विजिशन ऑफ रिलेटिवली सिंपल स्किल. ये आप स्किप कर सकते हो, इस पॉइंट को आप स्किप कर सकते हो, बिकॉज ये कॉम्प्लिकेटेड एक्विजिशन, आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन, नीड के बेसिस पे होता है, तो हम नहीं चाहिए. ठीक है. इट इंक्लूड्स बिहेवियर चेंज इन द इमोशनल स्फीयर. आप अभी अर्थ में हैं, सराउंडिंग में लोगों के साथ रहते हैं, तो वहाँ पे एक इमोशनल बॉन्डिंग होता है. जब आप इमोशनल बॉन्डिंग के साथ कुछ नॉलेज लेना चाहते हैं, तो नॉलेज सिंबल्स के बेसिस पे आता है, जिसको बोलते हैं सिंबॉलिक इंटरैक्शन. इस सिंबॉलिक इंटरैक्शन में आप मूवमेंट करते हो, वर्क करते हो, तो मोटर स्किल्स भी आ गया. तो आप कोई भी स्किल्स, कोई भी वर्क किसी के साथ इंटरैक्ट करने की बात करते हो, तो वो भी एक लर्निंग है, जिसके लिए आपके अंदर चेंज आते हैं. ये चेंज इट हाउएवर डजंट इंक्लूड साइकोलॉजिकल चेंजेस. आपके अंदर साइकोलॉजिकल चेंजेस ये कंटिन्यू नहीं करेगा. जैसे आपको भूख लग रहा है, तो भूख एक लर्निंग नहीं है. या फिर आप बोलोगे कि आप टेम्पोरेरी सेंसरी रेजिस्टेंस, मतलब आपके आप सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करना स्टार्ट करेंगे, ये भी लर्निंग नहीं है. या कोई चीज़ से आप फटाफट फैटिक हो जाते हो, तो ये भी एक लर्निंग नहीं है. ठीक है. लर्निंग शुड एनेबल अस टू मेक द लिस्ट यूज ऑफ द थिंग्स इन द वर्ल्ड अराउंड अस. लर्निंग समझाता है कि जो भी चीज़ें प्रेजेंट है ना हमारे सराउंडिंग में, तो उसको कैसे हम आराम से यूज़ कर सकें. ऐसा नहीं है कि बहुत ही गंदे तरीके से यूज़ करें, उसको भी ऑर्गेनाइज्ड वे से यूज़ करना चाहिए. ठीक है, इतना एनफ है, उससे ज़्यादा आपको नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा है. सो ये सारे पॉइंट्स पता है, मतलब इंपॉर्टेंट है. लर्निंग इज़ नॉट लिमिटेड टू स्कूल अलोन. आप नहीं बोल सकते हो कि लर्निंग सिर्फ स्कूल में ही होता है, आप बाहर भी कंटिन्यू कर सकते हो. सो योकमैन एंड सिम्पसन हैव डिस्क्राइब द फॉलोइंग 9 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग. मैंने कुछ लर्निंग्स के पॉइंट्स बोल दिए. इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जिसके मेन पॉइंट्स को अगेन डिस्क्राइब करना पड़ता है, तो उसको अगेन हम मेंशन कर रहे हैं. ठीक है. जैसे लर्निंग इज़ ग्रोथ. लर्निंग एक ग्रोथ है, अभी बताया था. जैसे हम लिविंग ह्यूमन बींग्स हैं, सो हमारा क्या हुआ, बाय बर्थ हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, मतलब बर्थ टू एंड तक जाएंगे, टू टूम तक जाएंगे. तो टू टूम जैसे जाएंगे, वो हमारा क्या बोलते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. लर्निंग भी उतना ही जाता है. लर्निंग भी स्लोली बर्थ के साथ प्रोसीड करेगा, एंडिंग होगा टूम पीरियड में. सो ये लर्निंग सराउंडिंग से होता है. लर्निंग आपको एक्सपीरियंस देता है, आपका मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, ये सब कुछ इसके अंदर आएगा. दस ग्रोथ एंड लर्निंग आर इंटर रिलेटेड एंड इवन सिनोनिमस. ठीक है, सेम है. अच्छे से ये लाइन याद रखना. ठीक है. लर्निंग इज एडजस्टमेंट. अभी बोला ना, न्यू सिचुएशन आया, उसके बेसिस पे आपको एडजस्ट होना है. इंडिविजुअल्स ट्राई टू एडजस्ट इन ए न्यू सिचुएशन, ट्राई टू कीप समथिंग न्यू थिंग्स विथ अस. तो क्या करोगे, न्यू सिचुएशन, न्यू प्रॉब्लम्स, कुछ नया फेस कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग उसे एडजस्ट करना पड़ेगा, उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन देने के लिए. तो ये ही है आपका क्या पॉइंट, लर्निंग इज एडजस्टमेंट. इतना ही लिखना. एंड पता है मैंने लर्निंग एक्चुअल में कहाँ से होता है, सोसाइटी से. सोसाइटी इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस.
कॉम्प्लेक्स थिंग है, वहाँ पे एडजस्ट करना लोगों के साथ, बिकॉज वहाँ पे मेनी सिचुएशन अराइज हो सकते हैं। आप बोलोगे कुछ पॉइंट्स आपके लिए ईजी लगता होगा, कुछ पॉइंट्स लोगों को डिफ़िकल्ट लगता होगा, तो उस बेसिस पे सिचुएशंस डिफरेंट होते हैं एंड लोग डिफरेंट वेज से लर्न करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए। लर्निंग इज़ पर्पसफुल मतलब गोल ओरिएंटेड। सारे मतलब लर्निंग का एक पॉइंट होता है, गोल ओरिएंटेड लर्निंग होना चाहिए। मतलब लर्निंग आप कोई एक्टिविटीज़ के थ्रू ही करेंगे। एक्टिविटीज़ मतलब यहाँ पे फिजिकल पॉइंट से मत सोचो, कुछ एक्टिविटीज़ ब्रेन से हो सकता है, कुछ एक्टिविटीज़ थिंकिंग फीलिंग और पर्पसिव हो सकता है, कुछ एक्टिविटीज़ ऑब्जेक्ट्स को मतलब ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स को कंप्लीट करने से रिलेटेड हो सकता है इंटरेस्ट के बेसिस पे, तो उस बेसिस पे हम बोल सकते हैं लर्निंग पर्पसफुल है। नेक्स्ट, लर्निंग इज एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली ह्यूमन लाइफ इज़ फॉल ऑफ एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे एक्सपीरियंस से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे स्किल्स एटीट्यूड अंडरस्टैंडिंग बहुत कुछ करना पड़ता है, एंड अगेन उसी को ऑर्गेनाइज करके नए थिंग्स को आप क्या करते हो, सिंथेसाइज करते हो या नए नए चीज़ों को बनाते हो। जस्ट लाइक आपने पढ़ा था इसको स्कीमा में कि ओल्ड नॉलेज को आउट करना है, न्यू नॉलेज को प्लेसेस देना है, क्यों, न्यू सिचुएशन के बेसिस पे। ठीक है, लर्निंग इज इंटेलिजेंट, ऑब्वियस है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, क्या एक पर्सन बचपन में बहुत डम्प था बट आफ्टर गेटिंग प्रॉपर लर्निंग उसमें चेंजेस आ गए, तो क्या वो हमेशा ही डम्प रहेगा या फिर उसके एवरेज इंटेलिजेंस पॉइंट तक भी वो आ सकता है? मैम वो एवरेज इंटेलिजेंस तक आ सकता है। तो वहाँ पे एक पॉइंट होगा ना कि क्या कर रहा है वो, एफर्ट लगा रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है एंड एक्सपीरियंस ले रहा है। ठीक है, ये तीन चीज़ों के वजह से एक पर्सन में चेंजेस आ सकते हैं। मे बी एक डम बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट या फिर एवरेज इंटेलिजेंट पॉइंट तक आ सकता है जिनका IQ कम है, तो दैट्स वाई लर्निंग इज इंटेलिजेंट बोला गया है। ठीक है, जस्ट लाइक देखो, मेजर क्रैमिंग विदाउट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, एक एग्जाम्पल मैं दे दे रही हूँ, पूरा और नहीं जानना है आपको। एक एग्जाम्पल, मैक्सिमम बच्चों को जब क्लास 1 to 2 रहता है तो उस टाइम बच्चों को हम जो भी सिखाते हैं तो वो क्या करते हैं, क्या वो समझते हैं या फिर मैक्सिमम बच्चे सिर्फ रोट लर्निंग करते हैं, रटना, क्या करते हैं बताओ जल्दी? रोट लर्निंग करते हैं, सो दैट उनका इंटेलिजेंस थोड़ा सा वीक रहता है, वो डम्प जैसा बिहेव करते हैं। सो जितना वो अपने माइंड को एक्टिव करेंगे, एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करेंगे, खुद से सीखने को ट्राई करेंगे, तो उनका इंटेलिजेंस बढ़ेगा, यही बोला गया। देखो नेक्स्ट पॉइंट, लर्निंग इज एक्टिव। एक्टिव है मतलब ऐसा नहीं बोल सकते हो कि लर्निंग आप सो गए हो लर्निंग हो रहा है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपका माइंड कंसियस पॉइंट पे होना चाहिए। तो लर्निंग इज गिवन मोर इंपॉर्टेंस दैन टीचिंग, ऑब्वियस है। मुझे भी अगर आपको पढ़ाना रहता है ना तो अपने माइंड में उसी पॉइंट्स को क्या करना पड़ेगा, स्टेबल पॉइंट्स पे लाना पड़ेगा एंड उसी एक्सपीरियंस को आपको देना पड़ेगा थ्रू माई वर्ड्स। ठीक है, सो दैट when I'm talking about something, just like my brain is very active and getting the old experience and spreading this experience to the other person. ठीक है, तो ये एक्टिव मोमेंट पे आप रहेंगे। एक्टिव जितना भी टीचिंग प्रोसेस है, तो एक बेटर टीचर, एक बेस्ट टीचर, बेटर टीचर, बेस्टेस्ट टीचर जो भी होगा वो एक अच्छा लर्नर होगा, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस एक एक्टिव जोन पे रहता है। सो इट इम्प्लाइज सेल्फ एक्टिविटी। देखो सेल्फ एक्टिविटी, खुद से काम करना, खुद से लर्न करना, खुद से कुछ सीखना, मतलब विदाउट एडिक्वेट मोटिवेशन ये नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। आप बोलोगे किसी को मोटिवेशन नहीं करोगे, उसको करने में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, वो सीख जाएगा, नहीं हो सकता। सो लर्निंग बाय डूइंग इज एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन एंड द बेसिस ऑफ ऑल प्रोग्रेसिव मेथड ऑफ एजुकेशन लाइक द डाल्टन, द मॉन्टेसरी एंड बेसिक सिस्टम। इसमें भी यूज़ किया गया है। कौन सा एक मेथड और बोल सकते हैं जो कि बचपन में यूज़ किया जाता है, नर्सरी प्री नर्सरी में, क्या मेथड है, कौन सा मेथड है, पहले पढ़ चुके हो बताओ। एक्टिव लर्निंग बहुत ज़्यादा होता है, छोटे बच्चे सीखते हैं, कौन सा मेथड से बच्चों को पढ़ाते हैं हम बताओ, व्हिच मेथड, जल्दी जल्दी। किंडरगार्टन में लर्निंग बाय डूइंग, बट बच्चों के लिए वो वर्ड क्या है, बच्चों के लिए एक्टिविटी, प्लेवे मेथड। ओके, प्लेवे मेथड, राइट, प्लेवे मेथड। सो दैट इज अ डाल्टन, द मॉन्टेसरी एंड द बेसिक सिस्टम, ये प्लेवे मेथड पे चलता है। ओके, नेक्स्ट 7th पॉइंट, लर्निंग इज बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल बिकॉज वी लिव इन सोसाइटी एंड वी लर्न consciously and unconsciously from the group activities or the societal activities। हम सोसाइटी से ही सीखते हैं, हम अकेले काम करके जितना सीखते हैं उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस हम सोसाइटी से लेते हैं, बिकॉज सोसाइटी में पीयर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, पेरेंट्स हैं, क्लासमेट्स, उनसे हम बहुत सारे आइडियाज़ गेन करते हैं, अपना एटीट्यूड फीलिंग सब कुछ चेंज होता है। द सोशल एजेंसीज ऑलरेडी सोशलाइजेशन में पढ़े हैं, फैमिली, चर्च, मार्केट्स, क्लब्स, पीयर, डिजिटल मीडियाज, न्यूज़पेपर, स्कूल,
सब कुछ आपको चेंज करने में लगे हैं. As such, learning becomes both individual as well as social. Learning is a product of the environment. देखो फिर से प्रोडक्ट बोला, सेम पॉइंट्स में ही आएगा. द इंडिविजुअल लीव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द सोसाइटी. इंडिविजुअल किसके डायरेक्शन में जीते हैं? हम किसके डायरेक्शन से जी रहे हैं? सोसाइटी के लिए. सोसाइटी के डायरेक्शन से जी रहे हैं. एनवायरमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एनवायरमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. ये पहले ही आप पढ़ चुके हैं. हेरिडिटी इंटू एनवायरमेंट इक्वल्स टू डेवलपमेंट. द फिजिकल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, ऑल टाइप ऑफ डेवलपमेंट. एक बच्चे को चेंज करना, मोल्ड करना, रिमोल्ड करना, मतलब जैसे होता है ना, हम बोलते हैं कि बचपन में बच्चा एक गीला मिट्टी, वेट क्ले जैसा होगा. जितना आप शेपिंग प्रोवाइड करोगे उतना ही वो मॉडिफाई होगा. ठीक है, उतना वो मॉडिफाई होगा एंड उसके अंदर चेंजेस आएंगे. ये चेंजेस को ही हमने यहाँ पे लिखा मोल्ड एंड रीमोल्ड. ठीक है, देयरफॉर emphasize that children's environment should be made free from unhealthy and vicious methods to make it more effective more learning or for learning. तो अगर मैं बोलूँ कि लर्निंग करवाना है बच्चों को, तो क्या मैं एनवायरमेंट में टॉक्सिक पीपल्स को रख दूँ तो पॉजिटिव लर्निंग होगा? इज इट ओके कि टॉक्सिक पर्सन्स आर देयर इन द सोसाइटी एंड दे डेवलप द चाइल्ड इन पॉजिटिव वे? नो, दे ऑलवेज ट्राई टू पुल देम इन द नेगेटिव डायरेक्शन. तो नेगेटिव डायरेक्शन से जैसे उनको पॉजिटिव में लाया जाए तो हमें अनहेल्दी एनवायरनमेंट को हेल्दी एनवायरनमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. लास्ट पॉइंट, लर्निंग अफेक्ट्स द कंडक्ट ऑफ द लर्नर्स. ठीक है, लर्निंग इज कॉल्ड द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर. कंडक्ट बोला गया है. इट अफेक्ट्स द लर्नर्स बिहेवियर. ये आपके बिहेवियर को मॉडिफाई करता है, आपको कंडक्ट करता है, मतलब चलने के लिए आप कैसे चलेंगे, करेंगे काम, सारे एक्टिविटीज़ को मॉडिफाई करता है. Every learning experience brings about change in the mental structure of the learner. ये आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर को चेंज करता है. मतलब ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं, जो एक्टिविटीज़ का स्ट्रक्चर है, प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन है, उसको चेंज करता है. Therefore, attempts are made to provide such learning experiences which can mold the desired conduct and habit in the learner. इसलिए हमें इतना अटेम्प्ट लेना चाहिए कि आपके ब्रेन के एक्टिविटीज़ को हम मॉडिफाई कर सकें, जैसे कि पर्सन में कुछ हैबिट्स का चेंजेस आ जाए. ठीक है, आप बोलोगे मैम इसको इतना बड़ा लिखे क्या? नो, नीड नहीं है. हार्डली मैक्सिमम ट्राई करना 3 पेजेस में कंप्लीट करने को. ठीक है, 3 पेजेस, 3 to 3.5 पेजेस के अंदर कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, कुछ कुछ समझ आए कर पाएंगे. चलो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा स्क्रीन विजिबल है क्या? प्रॉपर है, दिख रहा है? यस, बहुत ही ब्लर दिख रहा है. यस मैम. ठीक है, फैक्टर्स एसोसिएटेड विद लर्निंग. ये क्या है? देखो, फैक्टर्स सिर्फ जान लो, उसको समझ लो, अपनी वर्ड से लिख लेना. ठीक है, अभी इसके बारे में मैंने बहुत कुछ बोल दिया है और बोलूँगी मैं. सो लर्नर्स इज द फोकल पॉइंट इन एनी लर्निंग. किसके ऊपर चेंजेस लेके आए? लर्नर्स के ऊपर. लर्निंग कौन करेगा? लर्नर्स करेंगे. तो लर्नर्स के ऊपर ही हम चेंजेस जितना लाना है या फैक्टर्स जो है इन्फ्लुएंस डालेगा. ठीक है, सो लर्नर्स इज द फोकल पॉइंट इन एनी लर्निंग. विदाउट लर्नर्स देयर कैन नॉट बी लर्निंग. कोई भी लर्निंग पॉसिबल नहीं है. द फॉलोइंग आर द सम फैक्टर्स एसोसिएटेड विद द लर्निंग. ठीक है, इसको मिला के आप 6 to 7 पेज के अंदर पूरा कंप्लीट करेंगे आंसर. 7 से अबव मत जाना, हार्डली 7 पेज तक होना चाहिए. अगर बोलोगे मैम हम इसका नोट्स रख लेंगे, तो नोट्स रख लो. ये सीटेट के लिए भी मैं दे रही हूँ, प्रोवाइड कर रही हूँ. इससे बेस्ट नोट्स आपको सीटेट के कोई बुक्स में भी नहीं मिलेगा. अगर बोलोगे मैम कोई बुक्स परचेस करके पढ़ेंगे तो उसमें भी नहीं मिलेगा. तो इतना बेटर करके दिया गया है, तो उसको रख लेना. ठीक है, सो मोटिवेशन, पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट ही आया है मोटिवेशन. मोटिवेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. ओके, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लर्नर्स. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स में से एक है जो इन्फ्लुएंस करता है लर्नर्स को. ठीक है, एंड इफ़ द लर्नर्स हैज़ नो मोटिवेशन टू लर्न, अगर उनके पास कोई लर्न करने के लिए मोटिवेशन नहीं है, और एनी अमाउंट ऑफ फोर्स विल क्या बोल सकते हैं हम, विल बी फुटाइल, मतलब कोई वर्क नहीं करेगा. अगर आपके पास कोई मोटिवेशन नहीं है, वो बोलते हैं ना जिल, ZEAL एक वर्ड है, जिल, मतलब आपको अच्छा नहीं लग रहा है, पढ़ना नहीं है, उस दिन आप जितना कोशिश कर लो आपका लर्निंग पॉसिबल नहीं है. सो मोर द मोटिवेशन बेटर विल विद द लर्निंग. जितना आप मोटिवेटेड होते रहेंगे उतना ही अच्छे से पढ़ेंगे. कोई एक मतलब गोल होना चाहिए, वो आपको मोटिवेशन, आपके लिए एक एनर्जी वाला काम करेगा. इन एडिशन टू मोटिवेशन द लर्नर शुड हैव ए डेफिनाइट गोल. हर एक लर्नर का उसका डेफिनाइट गोल होता है. इट विल, यहाँ पे हमने प्रॉपरली मेंशन किया, इट विल डायरेक्ट द इंडिविजुअल अप्रोप्रिएटली एंड हेल्प हिम अचीव द गोल.
मोटिवेशन एंड गोल, दो वर्ड्स हैं. मोटिवेशन इज इम्पॉर्टेंट टू अचीव द गोल. ओके, सिंपल कर दिया. और भी मोटिवेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द लर्नर टू अचीव द गोल. If there is no motivation, then there will be no work will be futile. मतलब there is no work will be futile. मतलब कोई भी काम नहीं हो सकता. नेक्स्ट, विल पावर एंड रेडीनेस. रेडीनेस मतलब यहाँ पे रीड करना नहीं है. रेडीनेस मतलब तैयार होना. हम बोलते हैं ना, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, आई एम नॉट रेडी टू गो देयर, आई एम नॉट रेडी टू अटेम्प्ट द एग्जाम. सो मैं भी बहुत टाइम होती हूँ ऐसा, because I am not prepared very well and I am not confident that much to attend the exam and get a good marks in it, so that हम उसमें पीछे हो जाते हैं. तो that is also based on the motivation. Again, it is also same with the motivation. If the learner is not ready to learn, he will develop motivation to learn. मतलब not develop any motivation to learn. तो अगर वो रेडी नहीं है कुछ करने के लिए तो उसका मोटिवेशन भी डेवलप नहीं होगा. अगर वो मोटिवेशन डेवलप कर रहा है, दैट मीन्स पॉजिटिव एटीट्यूड आ रहा है, पॉजिटिव वो विल पावर के साथ काम करेगा. रेडीनेस है. एबिलिटी ऑफ द लर्नर, थर्ड फैक्टर बोल रही हूँ. अभी देखो, हर एक पर्सन का एबिलिटी, पर्सनालिटी, क्रिएटिविटी, विल पावर, एप्टीट्यूड, हर एक चीज़ अलग अलग होते हैं. एंड पता है ये सारे पॉइंट्स नेसेसरी है फॉर द लर्निंग. इंटेलिजेंस enables a learner to learn better and understand the things and relationship between them. देखो, इनमें से कोई भी एक पॉइंट लेके आप एग्जाम्पल दे सकते हो जो कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं. इंटेलिजेंस एबिलिटीज़ और कॉग्निटिव एबिलिटीज़ अगर किसी का बोला जाए कि बेटर है, दैट मीन्स उसका इंटेलिजेंस पावर इतना है कि वो कोई भी चीज़ को अंडरस्टैंड कर सक रहा है और कोई भी रिलेशनशिप को समझ सक रहा है. जनरल एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस हो, स्पेसिफिक एरियाज ऑफ लर्निंग हो, कोई भी हो समझ पाएगा. नेक्स्ट पॉइंट, level of aspiration and achievement. Learning depends upon level of aspiration to achievement. अभी क्या है, आपका एस्पिरेशन, आप वर्क बहुत ज़्यादा कर रहे हो, आप प्रोग्रेस भी अच्छा कर रहे हो एंड आपका रिपोर्ट भी अच्छा है, तो आपका अचीवमेंट भी अच्छा रहेगा. आपका अचीवमेंट आपके एस्पिरेशन लेवल के अकॉर्डिंग रहता है. एस्पिरेशन आपके एबिलिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है. अगर आपका फीलिंग्स, आप इन्फीरियर फील कर रहे हो, आप सुपेरियर नहीं फील कर रहे या फिर वीक फील कर रहे हो, सो आपका एबिलिटी लो है, आपका एस्पिरेशन लो है एंड आप वर्क नहीं कर सकते. फिफ्थ पॉइंट, अटेंशन. लर्नर मस्ट लर्न टू कंसंट्रेट हीज अटेंशन ऑन लर्निंग. देखो, लर्नर को फर्स्ट सीखना चाहिए कि उसका अटेंशन उसके गोल पे ही होना चाहिए. अभी के लिए गोल क्या है, लर्निंग इज़ माई गोल, सो माई अटेंशन इज़ टू डेवलप द टोटल प्रोसेस. तो कंसंट्रेशन में बी फोकस्ड ऑन पर्टिकुलर पॉइंट टू ग्रास्प द मटेरियल और ग्रास्प द लर्निंग. डिस्ट्रैक्शन होगा तो उसका ऑपोजिट आएगा, पूरा ही चीज़ खराब हो जाएगा. नेक्स्ट, नंबर 6, जनरल हेल्थ कंडीशन ऑफ द लर्नर. ये आपने देखा होगा, आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील हो रहा है, वरी हो आप, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो और आपको डीपनेस है. बहुत बच्चों को ऐसा होता है कि उनको पढ़ने में इंटरेस्ट है बट कान में कम सुनते हैं, डीपनेस है. हाइपरमेट्रोपिया है, आंखों से कम देखते हैं. पैरालिसिस है और म्यूचिज्म है. तो ये सब जो भी इश्यूज़ है ना, ये सब भी आपके लर्निंग को अफेक्ट करता है. आप अगर एक दिन बीमार है, उसके नेक्स्ट दिन आपका एग्ज़ाम रहता है, तो आप एग्ज़ाम ख़राब कर देते हो. आपको जितना परफॉर्मेंस देना था उतना आप दे नहीं पाते. सो ये सब भी बहुत ज़्यादा आपको वीक करता है, आपके इंटरेस्ट को लैकिंग करने में हेल्प करता है एंड आप अपने गोल से हट जाते हो एंड लर्निंग आपका पॉसिबल नहीं होता है. नंबर 7, ठीक है, मैचुरेशन ऑफ द लर्नर. तो मैचुरेशन ऑफ द लर्नर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैचुरेशन एंड लर्निंग गो हैंड इन हैंड, दोनों एक साथ चलते हैं. वी लर्न थिंग्स ओनली अकॉर्डिंग टू द मैच्योरिटी ऑफ आवर बॉडी. हम कोई भी चीज़ को सीखते हैं ना, तो हमारे बॉडी के मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग ही सीखते हैं. हम मतलब बहुत कम उम्र के हैं एंड बड़ों जैसा सीखना ट्राई करें तो पॉसिबल नहीं है, हमारा बॉडी ही उसको सपोर्ट नहीं करता है. फॉर एग्जाम्पल, ए चाइल्ड ऑफ 6 मंथ्स, एक 6 महीना का बच्चा है, वो क्या सीखेगा? क्या वो साइकिल चलाना सीखेगा? क्योंकि वो चलना ही नहीं सीखा है, वो साइकिल चलाना कैसे सीखेगा? तो देखो, जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, उसको मैच्योरिटी आएगा, वो साइकिल भी सीखना स्टार्ट करेगा. तो ये सब आपका उसका फिजिकल मैच्योरिटी. ये जितने भी पॉइंट्स हैं लर्नर्स के अकॉर्डिंग मैंने बोल दिया, ठीक है. उसके बाद एक क्विकली मैं आपको थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स दे रही हूँ जो कि इफेक्ट डालता है लर्निंग में, लर्निंग मटेरियल में भी, ये सब में. तो देखो, जो लर्निंग को रोक सकता है, फैक्टर्स रिलेटेड टू लर्निंग प्रोसेस. लर्निंग मटेरियल में अगर बोलोगे मैम मटेरियल क्या होता है, जो मटेरियल से आप सीखते हो, क्विकली लर्न करते हैं, ठीक है, उस पॉइंट के अकॉर्डिंग. मेथड्स ऑफ लर्निंग, यू आर ए टीचर, यू आर ए वेरी गुड टीचर, ठीक है.
as well you studied well, so you want to teach your students in very good manner, just like in positive energy with lots of time, and you don't think about the economic condition of any student, or don't discriminate anyone. ये सब नहीं करते हैं, तो हम क्या करते हैं, तो हमें कैसे पढ़ाना चाहिए, कौन से मेथड्स भी इम्पॉर्टेंट है, पार्ट टू होल हमेशा याद रखना। बच्चा कितना भी जान ले, उसको पहले क्विक एक रिवीजन देना स्टार्टिंग पॉइंट का, फिर धीरे धीरे अंदर की तरफ चलो कंप्लीट पोर्शन की तरफ, ठीक है। दैट इज कॉल्ड स्ट्रेच कॉल्ड होल मेथड। स्ट्रेच कॉल्ड होल मेथड मतलब एक कोई चीज़ को हम लंबे करके पढ़ा रहे हैं, मतलब टान के खींच के बड़ा करके दिखा रहे हैं और क्लियर विजिबल करवा रहे हैं, हर एक कनेक्टेड पॉइंट्स को, एसोसिएटेड पॉइंट्स को निकाल रहे हैं। देन देखो और एक मेथड, स्पेस्ड वर्सेस अनस्पेस्ड मेथड। देखो कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं जो कि आप जानते हो तो उसको हम स्किप कर सकते हैं, जो आप नहीं जानते, क्या हम स्किप करें वहाँ पे, नहीं, वहाँ पे हम अनस्पेस्ड मेथड यूज़ नहीं कर सकते, स्पेस्ड मेथड हम यूज़ करेंगे, ठीक है। रिसाइटेशन वर्सेस रिपीटेशन। देखो रिसाइटेशन मतलब कोई चीज़ को रोड लर्निंग जैसा रटना, एनचांट जैसा हम करते हैं ना, चांटिंग करते हैं, 212 212 212 ऐसा पढ़ना, तो दैट इज कॉल्ड रिसाइटेशन प्रोसेस। रिपीटेशन प्रोसेस, देखो रॉन्ग बोल दिया, रिपीटेशन प्रोसेस इज जस्ट लाइक ए रोड लर्निंग, ठीक है। तो एक चांस आता है जब आप रिपीट ना करो तो वो चीज़ भूल सकते हो, बट रिसाइटेशन प्रोसेस क्या होता है कि हम सडनली बच्चों के वीक पॉइंट्स पे काम करते हैं एंड मोर एम्फेसिस देते हैं उसी वीक पॉइंट्स पे, सो दैट जो भी पॉइंट्स मिसिंग है उस पॉइंट को वो सीख सके, ठीक है। अच्छे से समझो, पार्ट टू होल, पार्ट वर्सेस होल, पार्ट में मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स में पढ़ना, होल मतलब कंप्लीट जनरल पॉइंट्स में पढ़ना, स्पेस्ड पॉइंट पे पढ़ना मतलब बच्चों को कभी ना कंटिन्यूस नहीं पढ़ाना चाहिए। आप बच्चे नहीं हैं, आप बड़े हैं, तो मैं अनस्पेस्ड वे से पढ़ा सकती हूँ, गैप नहीं ले रही हूँ, तब से पढ़ा रहे हैं हम लोग, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया, बट छोटे बच्चों को क्या हम लोग अनस्पेस्ड वे से पढ़ा सकते हैं, पूरा कंटिन्यूस मेथड में पढ़ाए क्या, वो याद रखेगा आज, नो, तो वहाँ पे स्पेस्ड मेथड यूज़ होगा। रिसाइटेशन में वीक पॉइंट्स पे ज़्यादा काम किया जाता है, रिपीटेशन में रोड लर्निंग किया जाता है। रोड लर्निंग इज अ नेगेटिव पॉइंट, रिसाइटेशन इज अ पॉजिटिव वन। ओवर लर्निंग, इट इज एक्सपेरिमेंटली प्रूव दैट ओवर लर्निंग हेल्प्स बेटर लर्निंग एंड मेमोरी। ओवर लर्निंग, देखो हर एक चीज़ ओवर खराब होता है, बट ओवर लर्निंग इज नॉट ए बैड थिंग, नॉट ए बैड थिंग। ओवर लर्निंग से हमें ना प्रेजेंटेशन का स्टाइल का पता चलता है, हम क्या पॉइंट और एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं उसका पता चलता है, हमारा मेमोरी और शार्प हो जाता है, तो ओवर लर्निंग इज गुड। नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स एज फीडबैक, अभी कभी ना किसी को अगर आप क्या कर रहे हो, मतलब मटेरियल्स लर्न करने में हेल्प कर रहे हो, तो उसको क्विकली एक फीडबैक भी दे दो, ठीक है। फीडबैक से बच्चों को पता रहेगा कि उनको क्या इश्यूज हैं, जस्ट लाइक टेस्टिंग, एग्जामिनेशन, इंटरव्यू, वाइवा एट्सेट्रा, ये सब है आपका फीडबैक पॉइंट पे। गुड फिजिकल एटमोसफियर, एटमोसफियर इज इम्पॉर्टेंट, आपका सराउंडिंग जितना अच्छा होगा आप उतना अच्छा लर्निंग करेंगे। जस्ट लाइक कभी कभी देखना, आप कौन से एरिया में पढ़ना पसंद करोगे, मैं 2 घर देती हूँ आपको, 2 रूम देती हूँ। एक रूम में ना लाइट फैसिलिटीज़, सनलाइट आ रहा है, हवा आ रही है अच्छे से, और लोग भी ज़्यादा वहाँ पे नहीं है, बातचीत नहीं हो रहा है, रूम बहुत ही क्लीन है और सफिशिएंट आपको लग रहा है कि स्पेसियस है, उस रूम में पढ़ना पसंद करोगे, या फिर एक छोटा सा रूम है जो साफ भी नहीं है, वहाँ पे हवा लाइट कुछ नहीं आ रहा है, लोग बहुत ही चिल्ला रहे हैं, उस रूम में पसंद करोगे, कौन से रूम में पढ़ना पसंद करते हैं, फर्स्ट और सेकंड? जो क्लीन है, फर्स्ट वाला, तो दैट इज कॉल्ड गुड फिजिकल एटमॉस्फेयर, ठीक है। आप अपने पॉइंट्स को लिख सकते हो, ठीक है। देखो अभी लर्निंग को और कौन से फैक्टर्स है जो रोक सकते हैं, आपका इंटेलेक्चुअल फैक्टर, ठीक है। द टर्म रेफर्स टू इंडिविजुअल मेंटल लेवल, इंटेलेक्चुअल मतलब दिमाग, इंटेलिजेंस। तो कभी कभी क्या होता है ना, इसके लेवल्स होते हैं, इंटेलेक्ट के भी बहुत लेवल्स होते हैं, तो सीरियसली कुछ कुछ लेवल्स में ना डिफिकल्टीज आती हैं बच्चों को कभी कभी, एंड उसी पॉइंट से पीपल्स डू नॉट लर्न बिकॉज ऑफ स्पेशल इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटीज। जस्ट लाइक एक कोई डिजेबिलिटी का नाम बोल सकते हैं, इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी, जैसे कि बच्चों को कैलकुलेशन नहीं करना आता हो, जैसे कि बच्चों को रीडिंग नहीं आता हो, राइटिंग नहीं आता, कोई बोल सकता है इसको क्या बोलते हैं, एनीवन? जिसको रीडिंग नहीं आता, डिजेबिलिटीज़ हैं इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटीज़ में, उसको बोलते हैं डिसलेक्सिया, लिख के रखो, ठीक है। हाँ डिसलेक्सिया। जिनको कैलकुलेशन में इश्यूज हैं, क्योंकि ये सारे ब्रेन से रिलेटेड हैं, तो डिसकैलकुलिया, ठीक है, डिसकैलकुलिया। और जिनको लिखने में हैंड मूवमेंट
पेन होल्डिंग ये नहीं होता है, उनको बोलते हैं डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया, ठीक है, डिस्ग्राफिया। बोलोगे मैम और भी तो बहुत सारे कंडीशन है। हाँ, जिनको मूवमेंट में इश्यूज आते हैं, मतलब उनका ब्रेन एंड जो फिजिकल बॉडी मूवमेंट्स हैं वो नहीं होता, उसको बोलते हैं एफैजिया। आपको लिस्ट दे दूंगी मैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स हैं इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स का। अगर एक बच्चा इश्यूज हैं, बच्चों में इश्यूज हैं कि वो नहीं पढ़ता, अनेबल टू रीड, अनेबल टू प्रॉपर रीड, उसको कोई बीमारी नहीं है, कुछ भी जेनेटिकल डिसऑर्डर नहीं है, बट वो रीडिंग में इंटरेस्ट नहीं देता या फिर लाइन को स्किप करता है, वो इंटेलेक्चुअल इश्यूज से बिलोंग कर रहा है और उसको क्या है, डिसलेक्सिया है। कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन, सब्सट्रैक्शन, एडिशंस और डिविजन्स में प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको डिस्कैलकुलिया है। जस्ट लाइक नंबर को बैकवर्ड से पढ़ना उसको नहीं आ रहा और एक नंबर स्किप कर दो तो प्रॉब्लम होता है, तो ये सब आ जाएगा। जिस बच्चे को लिखने में इशू आ रहा है, जैसे पेन वो होल्ड नहीं कर पाता प्रॉपर्ली, वो डिस्ग्राफिया है। ये सारे इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स हैं। लर्निंग फैक्टर्स क्या है, जस्ट लाइक बच्चों को फॉल्टी मेथड पढ़ा देना। मैं आपको अभी ना प्रॉपर एक एग्जाम्पल के साथ साथ स्टोरी टेलिंग मेथड सब कुछ यूज़ करके धीरे धीरे प्रोसीड करवा रही हूँ, कुछ भी हड़बड़ी नहीं कर रही हूँ। हाँ, मुझे पता है टाइम शॉर्टेज है, बट फिर भी मैं आपको टाइम दे के पढ़ा रही हूँ। सो दैट इज़ द प्रोसेस कि ये लर्निंग एक्चुअल में आपके लिए फ्रूटफुल हो। अगर मैं वहाँ पे टाइम ना दूँ या फिर गलत मेथड का सिलेक्ट करूँ या फिर गलत वे से पढ़ा दूँ एंड फटाफट फास्ट वे से पढ़ा दूँ, तो आपको गलत ही लिखना है। आप एग्जाम हॉल में भी गलत ही लिखेंगे एंड आपका पूरा जितना भी लिख लो आप फेल हो जाओगे। सो दैट लर्निंग फैक्टर्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आप कोई एक दो पॉइंट्स को लेकर एग्जाम्पल लिखना, इतना बड़ा बड़ा बस आपको चाहिए सीटेट के लिए एक्स्ट्रा, इसलिए दिया गया है। फिजिकल फैक्टर्स अभी बोल दिया था, फिजिकल डेवलपमेंट, हेल्थ इशू, न्यूट्रिशन इशू, सपोज आपको आंखों में प्रॉब्लम है, सुनने में प्रॉब्लम है, बोलने में प्रॉब्लम है, या फिर आपके बॉडी में हार्मोनल डिसबैलेंस बहुत ज़्यादा है, दैट मीन्स आप अंदर से बहुत वीक और बीमार हो, तो आपके पढ़ने में भी प्रॉब्लम आएगा, लर्निंग में भी प्रॉब्लम आएगा, आप सीख नहीं पाओगे, सुस्त फील करोगे और कभी एक्टिव ही नहीं रहोगे, ठीक है। मेंटल फैक्टर्स यू नो दैट अभी आपको बताया गया, जस्ट लाइक एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, कैपेसिटी। कभी कभी ना हमारे दिमाग में डाला जाता है स्टेरियोटाइप्स, पुरानी बातें, प्रिजुडिस, जो इनजस्टिस पॉइंट्स, ये सब भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाने से लर्निंग पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। इमोशनल एंड सोशल फैक्टर ऑब्वियस है, वी आर कनेक्टेड विद एवरीवन इन द सोसाइटी, सो दैट वी आर इमोशनली अटैच्ड। इफ इमोशनली अटैच्ड है कोई भी पर्सन, अगर हमें कोई भी रीज़न से डांट देता है, कुछ भी करता है, तो हम इमोशनली डैमेज्ड हो जाते हैं एंड हमारा लर्निंग वहाँ पे रुक जाता है। सोशल फैक्टर्स भी वैसा ही है, बात करो, रिलेशनशिप है या फिर आपको सोसाइटीज़ में बहुत सारी चीज़ों को सीखने को मिल रहा है, बट वहाँ पे कोई आपको बैडली बिहेव कर रहा है तो आपका वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। मतलब आप नेगेटिवली लर्निंग करना स्टार्ट करोगे, उसके ऊपर गुस्सा आना स्टार्ट करेगा, आपका प्रोसेस बहुत ही ख़राब हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, टीचर पर्सनालिटी। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्लासरूम में, वो स्कूल जाना इसलिए पसंद करते हैं कि टीचर बेस्ट पढ़ाता है, टीचर्स का पर्सनालिटी बहुत अच्छा है। Nowadays students are very much active in that, मतलब टीचर्स के साथ, मतलब सोशल मीडियाज़ पे रहना, टीचर्स के साथ बहुत कुछ बातें शेयर करना, दैट्स ओके, बट वो भी एक लिमिट में होना चाहिए। छोटे बच्चों के साथ अच्छा है, बड़े बच्चों के साथ थोड़ा लिमिट में रहना चाहिए, क्योंकि स्टडी को वहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ता है। एंड टीचर्स पर्सनालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, just like dressing sense, way of talking, positive behavior, always just like your family और मतलब पर्सनल जैसे पॉइंट्स को भी आप रेज करके पूछ सकते हो, तो ऐसा एनवायरनमेंट टीचर्स क्रिएट करेंगे, वैसा पर्सनालिटी उनका होना चाहिए जैसे कि वहाँ पे बच्चे पढ़ सके और उनको लर्निंग करने में और मज़ा आए, ठीक है। एनवायरमेंटल फैक्टर, लास्ट फैक्टर बोल रही हूँ, फिजिकल कंडीशन नीडेड फॉर लर्निंग इज अंडर एनवायरमेंटल फैक्टर। जस्ट लाइक देखो, अभी आपको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है, बट आपके पास स्कूल नहीं है, आपके पास टेक्स्ट बुक, क्लासरूम, इक्विपमेंट कुछ भी सप्लाई नहीं है, इवन घर पे भी अच्छे कंडीशन नहीं है, तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। सो ये सब भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इट इज़ डिफिकल्ट टू डू ए गुड जॉब ऑफ टीचिंग इन पुअर टाइप ऑफ बिल्डिंग। एज ए टीचर ऑल्सो मैं बोल सकती हूँ, अगर आपको एक जगह पे टीचिंग जॉब मिला है, बट वहाँ पे ना कोई अच्छा बिल्डिंग नहीं है या फिर एरिया भी अच्छा नहीं है, बहुत मारपीट, बहुत दंगा, ऐसा कुछ होता है, तो वहाँ पे बच्चों को आप पढ़ा नहीं सकते। तो ये भी कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आएंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ। सो क्या हम समझ पाए